अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एविएट्स के हवाले से। हम इस पे देखेंगे ऑडियो किसको कहते हैं, वीडियो किसको कहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एड्स। देन वी विल प्रोसीड फॉर टू टाइप्स ऑफ एविएट्स और कुछ मॉडर्न टाइप की जो एविएट्स हैं वो भी मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें कि व्हाट आर ऑडियोज़। ऑडियोज़ आर द इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस दैट कैन ओनली बी हेयर्ड। ठीक है, ऑडियोज़ ऐसी इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस होते हैं, अगर हम टीचिंग के सेंस में या लर्निंग के सेंस में इसको लें तो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि जस्ट सुनी जाती हैं, देखी नहीं जाती। ठीक हो गया। और विजुअल एड्स क्या होती हैं? विजुअल एड्स वो इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस होती हैं जिनको देखा जाता है, सुनने से इनका ताल्लुक नहीं होता। लेकिन जब ऑडियो और विजुअल इकट्ठा क्या कर दिया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स बन जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगी कि व्हाट आर एड्स। एड्स ऐसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होते हैं जो हमारे टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बना देते हैं, इजी बना देते हैं और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मतलब यूज़फुल बना देते हैं। मतलब ये यूज़फुल प्रूव होते हैं टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के लिए। ठीक हो गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होती हैं। ये थोड़ी सी जो मैंने तमहीद बांधी ना, ये उन लोगों के लिए बांधी जो बिल्कुल न्यू हैं, जिनको कंसेप्ट ही नहीं है बिल्कुल ऑडियो विजुअल एड्स का। ठीक हो गया, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मतलब बीएड कर रहे हैं, तो वो अक्सर फिर मुझे पर्सनल में पूछ रहे होते हैं कि मैम हमें स्टार्ट से थोड़ा बताया करें। तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा कि ये ऑडियो विजुअल एड्स क्या होती हैं। हम क्लासरूम में जितनी भी एड्स यूज़ करते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद अच्छा, एक बड़ी न्यू बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वैसे मुझे भी बहुत पसंद आई। अब यहाँ पे मैं बुक का नेम इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ मैं किसी भी बुक की प्रमोशन के लिए नहीं बैठी हुई, मैं जस्ट आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए बैठी हुई हूँ। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो है ना, ये इसकी दो मुझे डेफिनेशंस मिली हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। बर्टन ने एक डेफिनेशन प्रेजेंट की है जिसमें हम कहते हैं कि जी ऑडियो विजुअल एड्स आर द सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस विच इनिशिएट और स्टिमुलेट एंड रीइंफोर्स लर्निंग। ठीक हो गया, ये बर्टन ने दी है। और एक किंडर एस जेम्स ने दी है, तो वो भी आप सुन लें। वो क्या है? एनी डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू मेक द टीचिंग एक्सपीरियंसेस मोर कंक्रीट। कंक्रीट आपको पता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? कंक्रीट नाउन आपने पढ़े हुए होंगे, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा बता देती हूँ। एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक द टीचिंग एक्सपीरियंसेस मोर कंक्रीट, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनामिक। डायनामिक होता है एवर एवर लास्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि चेंजिंग प्रोसेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी दो टाइप्स की तरफ। इसकी जनाब जो टाइप्स है ना, उनमें सबसे पहले आ जाती हैं प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड एड असल में होती क्या है? प्रोजेक्टेड एड वो विजुअल एड्स होती हैं जो कि पिक्चर्स की सूरत में होती हैं और स्क्रीन्स की मदद से ये देखी जाती हैं। मशीन का यूज़ इसमें मस्ट होता है। ठीक हो गया। और आप ये कह सकते हैं कि मतलब ये ऐसी एड्स होती हैं जिनके साथ अगर ऑडियो को मिला दिया जाए तो ये बहुत हेल्पफुल प्रूव हो जाती हैं। ठीक है। मतलब हेल्पफुल प्रूव होती हैं। अब इसकी जो चार बड़ी सब टाइप्स हैं ना प्रोजेक्टेड एड्स की, उनमें एक ओपैक प्रोजेक्टर है जिसको एपीडियास्कोप भी कहते हैं। ठीक हो गया। और एपिस्कोप भी कहते हैं इसको। अच्छा, और दूसरी जो इसकी टाइप है वो है स्लाइड प्रोजेक्टर। तीसरी टाइप फिल्म स्ट्रिप है और चौथी टाइप जो है वो ओवरहेड प्रोजेक्टर है जिसको OHP भी कहते हैं। अच्छा, अब मैं डेली लाइफ एग्जांपल के साथ ना आपके कंसेप्ट क्लियर करती हूँ कि ये हैं क्या। जो ओपैक प्रोजेक्टर होता है ना, वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ओपैक मटेरियल को, आपको पता है ना ओपैक मटेरियल क्या होते हैं, साइंस में आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है। उनको एक शाइन देके, शाइन किस चीज़ से आती है? एक ब्राइट लैंप से आती है। उसको शाइन देके उस ऑब्जेक्ट को जो है ना इन्हेंस करके दिखा देता है किसी मिरर के ऊपर। ठीक हो गया, या किसी प्रिज्म के ऊपर। अच्छा, मैं अब इसकी ना एक डेली लाइफ एग्जांपल आपको दूंगी जिससे ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ओपैक प्रोजेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। जब हम 9th 10th में ना साइंस के स्टूडेंट्स होते थे तो हम लोग ये देखते थे कि मतलब डायग्राम्स बनानी है, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मतलब आप ऐसे समझ लें कि डायग्राम्स वो अच्छी नहीं बनाते, जिनकी आर्ट की स्किल्स अच्छी नहीं होती। तो फिर मैं खुद भी उस टाइम पे मतलब मेरी आर्ट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अब तो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो मैं क्या करती थी, मुझे मेरे एक टीचर ने ही बताया था कि बेटा आपने इस तरह से करना है कि किसी स्टैंड के ऊपर ना, खाली स्टैंड के ऊपर, तो आप ना एक शीशा रख लेंगी। ठीक है, और नीचे एक बल्ब जला के आप रख लेंगी। ठीक हो गया। और ऊपर जो है ना, जिस पेज पे आपने बनाना है ना इमेज, वो वाला पेज आप ऊपर रखेंगी, और जिस इमेज को बनाना है ना, वो वाला इमेज का पेज जो है ना वो आप नीचे रखेंगी। ऊपर अक्स जाहिर होने लग जाए अगर आप बना लेंगी। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इस तरह से किया होगा।
अब मैंने क्या किया, मेरे पास स्टैंड नहीं था तो मैंने 3 ईंटें एक साइड पे रख दी, 3 ईंटें दूसरी साइड पे, और एक टूटा हुआ शीशा मेरे घर में रखा हुआ था, तो मैंने वो उसके ऊपर रख दिया। और मैंने क्या किया, जो मेरी मतलब आप ऐसे समझ लें प्रैक्टिकल की जो कॉपीज़ थी, वो ना एक स्ट्रिप की तरह से, एक फ़ाइल की तरह बनी हुई होती है, मैंने उसमें से ना वो सारे पेजेस निकाल लिए। निकाल के अब जिस पेज पे डायग्राम बनी थी ना, उसको मैंने नीचे रखा, मतलब शीशे के ऊपर तह पे रखा, शीशे के ऊपर रखा, और फिर उसी पेज के ऊपर वो वाला पेज रख दिया जिस जिस पे ना डायग्राम बनी हुई थी, और नीचे मैंने बल्ब जला दिया। तो वो सेम एग्जैक्ट जो है ना उसका अक्स पड़ता है ऊपर वाली पेपर पे। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है ओपैक प्रोजेक्टर की। जब मैंने ओपैक प्रोजेक्टर को समझा था, तो मैंने अपनी उसी एग्जांपल के थ्रू माइंड में ना, कि मैंने 9th-10th में इस तरह से किया था, तो फिर मुझे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप लोगों को भी होपफुली ये हेल्पफुल प्रूव हुआ होगा कंसेप्ट क्लियर करने में। अच्छा, दूसरी टाइप है जी स्लाइड प्रोजेक्टर। अब स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है? स्लाइड प्रोजेक्टर जो होता है ना, एक स्टिल और ट्रांसपेरेंट जो है ना, ऐसे समझ लें कि एक शीट होती है, या मतलब एक स्क्रीन होती है, ठीक हो गया। इसकी जो मतलब इसका जो साइज़ होता है ना, 6 मिलीमीटर का भी हो सकता है, 35 मिलीमीटर का, या 70 मिलीमीटर का भी हो सकता है। अच्छा, अब ये क्या करती है, इसका बेसिक काम होता है मतलब शीशे से शीशे के मतलब जब हम आर पार देखते हैं ना, तो हमें वो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो इनलार्ज होके बड़ा होके नज़र आता है। अच्छा, इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी, मैं डेली लाइफ एग्जांपल देती हूँ। आप जब हम छोटे बच्चे होते थे ना, तो आपने देखा होगा कि जब कोई हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाता था ना, तो वो रेड कलर के कैमरे लेकर आता था। उसके अंदर ना 2 स्ट्रिप्स होती थी। अच्छा, उनमें क्या होता था कि खाना काबा की डिफरेंट तस्वीरें होती थी। वो एक साइड पे हैंडल सा, लीवर सा लगा होता था, हम उसको दबाते जाते थे तो पिक्स जो है वो चेंज होती जाती थी। और जब हम वो उस लाल वाले कैमरे को ना आँखों से लगा के देखते थे ना, तो वो हमें वो तस्वीर बड़ी नज़र आती थी। हालाँकि जब अगर हम उस स्ट्रिप को बाहर निकालें ना, तो वो बिल्कुल छोटी-छोटी ऐसे 1 by 1 मिलीमीटर के साइज़ की मतलब पिक्स होती थी। लेकिन जब हम उस कैमरे में देखते थे ना, तो वो हमें बड़ी नज़र आती थी। तो ये स्लाइड प्रोजेक्टर की बेस्ट एग्जांपल है वो रेड वाले कैमरे, जो उम्रे से या हज से आते हुए लोग गिफ्ट के तौर पर ले आते थे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फ़िल्म स्ट्रिप की तरफ। फ़िल्म स्ट्रिप होती क्या है? फ़िल्म स्ट्रिप जनाब वही होती है जो आप आज से कुछ साल पहले, जब तक मोबाइल्स बहुत ज़्यादा मतलब ये जो हम कहते हैं एंड्रॉयड मोबाइल्स ये नहीं आए थे, तो उससे पहले हम कैमरा यूज़ करते थे। तो उसमें जो रोल डलता था ना, बस वही आपकी फ़िल्म स्ट्रिप होती है। मेरे ख़्याल में अब आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हम बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये मतलब ट्रांसपेरेंट सी शीट्स होती हैं, जिसके ऊपर कुछ इमेजेस का अक्स जो है ना, वो डाल दिया जाता है, और फिर जब उनको मतलब डेवलप किया जाता है, या फिर किसी मतलब शीशे के साथ देखा जाता है, तो मतलब वो बड़ी लगती हैं। ये फ़िल्म स्ट्रिप्स जो है ना, बेसिकली स्लाइड प्रोजेक्टर में भी यूज़ होती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ओवरहेड प्रोजेक्टर की तरफ। ओवरहेड प्रोजेक्टर ना, आप ऐसे समझ लें कि ओपैक प्रोजेक्टर से थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एक ऐसी एग्जांपल है जो मतलब थोड़ी सी उससे फ्लोरिश्ड है, एक मतलब उसमें न्यू एडिशन है। अब ओपैक प्रोजेक्टर में क्या होता है, शीशा ऊपर होता है ना, लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर में ये होता है कि जो लाइट वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ऊपर होता है। जैसे ओपैक प्रोजेक्टर में लाइटिंग वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो नीचे होता है ना, लेकिन ओवरहेड ओवरहेड का वर्ड ही हमें बता रहा है कि इसका प्रोजेक्टर ऊपर होता है। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है सीडी, डीवीडी, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ मैं आपको बताती हूँ ओवरहेड प्रोजेक्टर की। ओपैक कुछ सिनेमाज में ना ओपैक प्रोजेक्टर्स यूज़ होते हैं, और कुछ सिनेमाज में ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ होते हैं। अब जो ओपैक प्रोजेक्टर होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं कि मतलब पीछे से एक मतलब प्रोजेक्टर रखा होता है, और आगे एक वाइट कलर का पर्दा सा लगा होता है। जब वो अक्स पड़ता है ना पर्दे पे, तो वो फिल्म मतलब इन्हांस होके इनलार्ज होके हमें नज़र आती है। और अब जदीद टेक्निक जो कि ओवरहेड प्रोजेक्टर की सूरत में है, तो अब सिनेमाज में ये यूज़ होना शुरू हो गई है। और ये जो सीडी और डीवीडी प्लेयर्स होते हैं ना, इनमें भी ओवरहेड प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, बस डिफरेंस यही है उसमें ओपैक प्रोजेक्टर में और ओवरहेड प्रोजेक्टर में, कि उसमें ओपैक प्रोजेक्टर में जो लाइट का ऑब्जेक्ट होगा ना, वो नीचे होगा, और जो मिरर है वो ऊपर होगा, या ट्रांसपेरेंसी जो है वो ऊपर होगी। लेकिन जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, उसमें लाइट का ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो ऊपर से फॉल करता है। ठीक है, एक नीचे ट्रांसपेरेंसी रखी होती है। ट्रांसपेरेंसी पे जब लाइट पड़ती है ना, तो वो फिर अक्स डालती है अपना पर्दे के ऊपर। ठीक है, मतलब ये 3 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड की तरफ। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होती क्या हैं? नॉन प्रोजेक्टेड एड्स वो एड्स होती हैं जिनमें आप मल्टीमीडिया का यूज़ नहीं करते। सो सिंपल, मतलब ये ग्राफ्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये डिस्प्ले एड्स भी हो सकती हैं। अच्छा, ग्राफ और डिस्प्ले एड कुछ बुक्स में ना हमें सेम भी मिलती हैं, कुछ बुक्स में अलग अलग भी मिलती हैं, लेकिन ये है एक ही चीज़। अच्छा, इसके अलावा डायमेंशनल एड्स हो सकती हैं, 3D एड्स भी जिनको कहते हैं। अच्छा, डायमेंशनल
डायमेंशनल या 3D एड्स होती क्या हैं, पहले आप ये समझें। डायमेंशनल या 3D एड्स जो होती हैं ना, वो ऐसी एड्स होती हैं जिनकी 3 साइड्स होती हैं, मतलब उसकी हाइट भी होती है, उसकी विड्थ भी होती है और उसकी लेंथ भी होती है। ठीक है, जो 2 डायमेंशनल होती है ना उसमें जस्ट विड्थ और लेंथ होती है, हाइट नहीं होती। लेकिन जो 3D होती है ना उसमें हाइट भी होती है। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल दूँ ना सिंपल सी, तो जो आप लूडो खेलते हैं, लूडो में जो डाइस होता है ना, वो 3D एड की एक एग्जांपल है। उसकी 6 साइडें होती हैं देखा जाए तो, उसकी विड्थ भी होती है, लेंथ भी होती है और उसकी हाइट भी होती है। ये आपकी डायमेंशनल एड्स हो जाती हैं। अच्छा, पहले हम ग्राफिक एड्स को देख लेते हैं। ग्राफिक एड्स क्या होती हैं, जिसमें हम ग्राफ्स, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, मैप्स, पिक्चर्स, पपेट्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह, पपेट्स नहीं पोस्टर वगैरह, पपेट्स जो है ना वो 3D एड्स में आ जाएंगे। सॉरी मेरे मुंह से गलती से फिसल गया। अच्छा, अब पोस्टर्स वगैरह इसमें ऐड होते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगी कि ग्राफ्स क्या होते हैं। ग्राफ एक ऐसी डायाग्राम होती है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स की चेंजिंग क्वांटिटी जो है ना वो दिखाई जाती है। अब जो ग्राफ है ना, इनकी भी फिर फर्दर कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक हो गया, जैसे पाई ग्राफ आपने देखा होगा। पाई ग्राफ इस तरह से होता है कि गोल एक सर्कल होता है और उसमें ना डिफरेंट, मतलब पाई कहते हैं समोसे को, तो डिफरेंट पोर्शन बनाए होते हैं। जब उसके पोर्शन कट करते हैं ना, जैसे हम केक को कट करते हैं या हम पिज़्ज़ा को कट करते हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर, तो वो ना तिकोनी शक्ल बन जाती है उसकी, उसको पाई कहते हैं। तो इस वजह से इसका नाम भी पाई ग्राफ है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट सेगमेंट्स बन जाते हैं, डिफरेंट स्लाइसिस बन जाते हैं किसी भी वैल्यू के। ठीक है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जितनी क्वांटिटी को शो कर रहा होता है ना, या जितना प्रोपोर्शन शो कर रहा होता है, तो उतना उसका स्लाइस बन जाता है। बस सो सिंपल। आप पिज़्ज़ा या उसकी एग्जांपल ले लें, जैसे आप किसी की बर्थडे है आपके घर में और आप केक बांट रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बड़ों के लिए बड़ा स्लाइस निकालेंगे, छोटे बच्चों के लिए छोटा स्लाइस निकालेंगे। तो ये भी सेम इसी तरह से वर्क करता है, मतलब हमारी जो वेरिएबल्स के साथ ये वर्क करता है ना, पाई ग्राफ इसी तरह से करता है। अब आ जाते हैं बार ग्राफ की तरफ। बार ग्राफ आपको पता है कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, और ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी न्यूमेरिकल डाटा की। तो इसमें भी ये होता है कि या तो आप इसको वर्टिकल दिखा सकते हैं या आप इसको हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हैं, दोनों टाइप में आप इसको दिखा सकते हैं। अच्छा, इसी की तरह का ना, बार ग्राफ की तरह का एक और ग्राफ भी होता है जिसको हिस्टोग्राम कहते हैं। अब हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है, सेम हिस्टोग्राम में ऐसे ही एक्सिस होते हैं, एस एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकता है। इसका कंसेप्ट ना 1895 में पीटरसन ने दिया था। ठीक है, पीटरसन ने। अच्छा, अब उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, हिस्टोग्राम में ना टाइम का फैक्टर ऐड होता है, जैसे लाइन ग्राफ में ऐड होता है। मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ व्हाट इज़ लाइन ग्राफ। तो बस यही डिफरेंस है कि बार ग्राफ जो है ना उसमें टाइम का फैक्टर ऐड नहीं होता, जस्ट क्वांटिटीज़ होती हैं। लेकिन जो हिस्टोग्राम है ना उसमें टाइम का फैक्टर भी ऐड होता है। ठीक हो गया। और उसकी जो ग्राफ्स की बार्स होती हैं ना, वो भी 3 डायमेंशनल सी फील होती हैं जब आप उसको देखते हैं। तो अब आ जाते हैं लाइन ग्राफ की तरफ। जो लाइन ग्राफ होता है ना, ये ग्राफिकल डिस्प्ले होती है किसी भी इंफॉर्मेशन की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, और पीपीएससी में अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉन्टिन्यूसली कौन सा ग्राफ चलता है, तो वो है लाइन ग्राफ। ठीक है, एक लाइन होती है, वो ऊपर नीचे इस तरह से जा रही होती है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, अक्सर आपने देखा होगा कि टीवीज़ में, फिल्म्स में, ड्रामाज में आप लोगों ने देखा होगा कि एक पेशेंट जो है वो बेड पे लेटा होता है और उसकी जो लाइफ की लाइन होती है ना, वो एक हमें स्क्रीन पे दिखाई जा रही होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, या जो भी डिवाइस होती होगी, अब मुझे उसका प्रॉपर नाम तो नहीं आता। अच्छा, उस पर दिखाई जा रही होती है। जैसे जैसे उसकी सांस ऊपर नीचे होती है ना, तो उसी तरह से वो जो लाइन होती है ना, वो भी उसी तरह उसे ऊंची नीची हो रही होती है और चेंजिंग हो रही होती है उसमें। और जैसे ही उसकी डेथ होती है तो वो लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो वो लाइन ग्राफ की बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है आपको समझाने के लिए। अच्छा, कुछ होते हैं फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, आपको पता है फ्लैश कार्ड्स एक पेज होता है, या आप ऐसे समझ लेते हैं कि कार्डबोर्ड होता है। ठीक है, एक मतलब, और उसके दोनों साइड पे ना कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह बने होते हैं, या इस तरह भी होता है समटाइम फ्लैश कार्ड्स पे हम ना एक साइड पे क्वेश्चन लिख देते हैं और दूसरे साइड से हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपने इसका रिस्पॉन्स जो है ना आपने दूसरी साइड से बताना है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ ना, तो छोटी क्लासेस के लिए ईसीसी रूम के लिए ना अभी किट्स आई हैं स्कूल्स में। तो उसमें ना वो एक बॉक्स दिया हुआ है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, अलिफ बे के हवाले से, काउंटिंग के हवाले से, ऐसे ना बड़े बड़े कार्ड्स बने हुए हैं, वही असल में फ्लैश कार्ड्स होते हैं। और जो टीचर्स एवियर्स यूज़ करते हैं ना प्रॉपरली अपनी क्लासरूम में, तो उनको भी एग्जैक्ट क्लियर होगा कि हम छोटा सा एक मतलब चार्ट भी उसको पीसेस में बना के या डिफरेंट शेप्स में कट करके उसके जो है फ्लैश कार्ड्स बना लेते हैं। तो फ्लैश कार्ड से बच्चे बड़े खुश होते हैं। ड्राइंग्स वगैरह समटाइम मैं तो इस तरह से करती हूँ कि मतलब एक चार्ट लेना, उसको पीसेस में काटना, कोई अच्छी सी शेप देना और बच्चों को दे देना कि आपने खुद इस पे ना जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप मुझे बना के दे दें। मतलब अगर आपको मुज़क्कर मुअन्नस अच्छे लगते हैं, या आपको वाहिद जमा अच्छे लगते हैं, या आपको वोवल्स अच्छे लगते हैं, या कोई भी कंसेप्ट आपको अच्छा लगता है, तो आप बना के दे दें। तो इस तरह से बच्चे खुश भी होते हैं और उनकी एक एक्टिविटी भी हो जाती है। यही जनाब फ्लैश कार्ड्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स के ना 3 मशहूर टाइप्स हैं, एक फ्लो चार्ट, एक फ्लिप चार्ट और एक चेन चार्ट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी टाइप्स को।
पहले हम ये देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट जो होता है ना, ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स का एक मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर उस पर दिखाया जाता है फ्लो चार्ट में। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे एक चार्ट पे ना हम लोग ठोस, माया और गैस के एग्जांपल्स बना लें। जैसे कि मतलब जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज़रा दूर दूर होते हैं और उनको फिर हम लाइन से मैच कर दें, सर्कल्स को ना लाइन से मैच कर दें। फिर इसी तरह हम मतलब लिक्विड को ले लें, तो मतलब माया को ले लें, तो माया जो है उसको फिर हम थोड़ा सा नज़दीक कर लेंगे और ठोस के बिल्कुल साथ साथ होते हैं। तो अगर हम इस तरह से एक चार्ट बनाते हैं ना, तो और फिर उसको लाइन से जोड़ देते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल देने के लिए ना आपको बताया कि फ्लो चार्ट इसी तरह का वर्क करता है। ठीक है, फ्लो चार्ट पे इसी तरह हम कुछ एलिमेंट्स को लाइंस के साथ मैच करके दिखा रहे होते हैं। जैसे अक्सर हम ना किसी चीज़ की टाइप्स के लिए भी अक्सर चार्ट्स बनाते हैं। जैसे हम कह दें कि जी हमारी जो लेजिस्लेचर है वो कितने अरकान पे है, तो लेजिस्लेशन के जैसे 3 अरकान हैं, तो हम ना ऊपर एक ट्राइंगल सी बना देते हैं या रेक्टेंगल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल बना के उसमें लेजिस्लेशन लिख देते हैं और फिर उसके 3 पार्ट्स के नाम लिख के और फिर उनको लाइन से मिला देते हैं। तो ये भी फ्लो चार्ट की एक बेस्ट एग्जांपल हो जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं फ्लिप चार्ट की तरफ। फ्लिप चार्ट ना एक सीरीज़ होती है चार्ट्स की, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ टैग किए गए होते हैं, एक ही टॉपिक के डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, और ये एक स्पोर्टेड स्टैंड पे लगा होता है, स्पोर्टिंग स्टैंड्स पे। आपने अक्सर देखा होगा स्टील के स्टैंड्स लगे होते हैं और डिफरेंट चार्ट्स डिस्प्ले किए हुए होते हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा कि मतलब कोई आर्ट्स का कोई ऐसे सेमिनार्स वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं या आर्ट गैलरी डिज़ाइन की जाती है, तो अक्सर एक ही चीज़ के डिफरेंट कंसेप्ट्स को ना साथ साथ डिफरेंट स्पोर्टिंग स्टैंड्स पे लगाया होता है, तो उसको फ्लिप चार्ट कहते हैं। और ये चार्ट ऐसे होते हैं मतलब वो मूव भी कर जाते हैं, फ्लिप भी करते हैं। जैसे फ्लिप वाला मोबाइल फ़ोन होता है, तो इस तरह से वो फ्लिप भी करते हैं। अच्छा, अब आ जाता है चेन चार्ट। चेन चार्ट में क्या होता है, एक ही जगह पे ना आप डिफरेंट मैप्स को या ग्लोब्स को या फोटोग्राफ्स को या पोस्टर्स को, न्यूज़पेपर्स को, मतलब आप जो है ना एक पूरी सीरीज़ होती है, एक ही कंसेप्ट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आप एक ही बोर्ड पे उनको एक तरतीब के साथ चिपका देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मतलब प्रिंसिपल के ऑफिस में आप जाए ना, तो अक्सर इस तरह के बोर्ड्स लगे होते हैं। जैसे आपने कोई फंक्शन अरेंज किया तो उस फंक्शन की कुछ पिक्स थी कि मतलब पहले आपने कंपेयरिंग की, तो कंपेयरिंग की एक पिक लगी हुई है, उसके बाद किसी से कोई स्किट्स वगैरह हुए हैं तो उन स्किट्स की पिक्स लगी हुई हैं, या फिर आपने कोई स्पीच कंपटीशन रखा है, या फिर आपने कोई डिबेट का कंपटीशन रखा है, या नात है या हमद है, या इस तरह का जो भी, तो आप वो लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से भी दूंगी कि जैसे मैं ये कहती हूँ कि मैंने अपनी क्लास में ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंसेप्ट देना है, तो मैं क्या करूँगी, बोर्ड के ऊपर ना मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं उनको, जैसे नाउन, प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर इस तरह से मतलब प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मतलब इस तरतीब से लगा दूँ। अब हैं तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन ये सीरीज़ में मैं एक तरह से लगा दूँ, फिर इनकी फर्दर सब टाइप्स में लगा दूँ, तो मतलब ये एक चेन चार्ट बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं बोर्ड्स की तरफ, जो कि थर्ड टाइप है किसकी, कौन सी एड्स की है, ये आपने मुझे मतलब उसमें बताना है, कमेंट्स में बताना है, ठीक है। अच्छा, तो अब ग्राफिक एड की थर्ड लें जी, मैंने आपको खुद ही बता दिया कि ग्राफिक एड की थर्ड टाइप हम पढ़ रहे हैं बोर्ड। चाक बोर्ड क्या होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड होते हैं या ग्रीन बोर्ड होते हैं और उस पर चाक से लिखा जाता है सिंपली, जो हमारी हर क्लासरूम में मौजूद होते हैं वो चाक बोर्ड होते हैं। अच्छा, वाइट बोर्ड क्या होते हैं, जो अब मतलब हमें प्रोवाइड किए हैं गवर्नमेंट ने, या प्राइवेट स्कूल्स में भी ज़्यादातर यही चलते हैं, वाइट कलर का एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर आप मार्कर से लिखते हैं या पॉइंटर से लिखते हैं, ये वाइट बोर्ड होता है। अच्छा, फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, फ्लैनल बोर्ड होता है अक्सर आपने देखा होगा क्लासरूम्स में होता है, ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, नीचे वुडन बॉक्स होता है, उसके ऊपर एक मतलब आप ऐसे समझ लें कि फोमिक शीट सी लगी होती है और उसके ऊपर फिर ग्रीन कलर का कवर चढ़ा होता है। अब ग्रीन कलर का होना मस्ट नहीं है, लेकिन स्कूल्स में यूज़ ही ग्रीन कलर होता है, और फलालीन का एक कपड़ा उसके ऊपर लगा हुआ होता है, इसीलिए उसको ना फ्लैनल बोर्ड कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये किस लिए यूज़ होता है, थंब पिन्स होती हैं कुछ, हमने अपना जो भी आइडिया जो स्टूडेंट्स को देना होता है वो थंब पिन के साथ उस पर लगा देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ना एक कंसेप्ट आज देना है, एक कल देना है, तो आज आपने आज के कंसेप्ट या एक वीक, हर वीक आप न्यू कंसेप्ट स्टूडेंट्स को देते हैं, तो एक वीक के बाद ना वो थंबपिन्स आप उतारें इजीली और नए कंसेप्ट्स आप उस पर जो है ना थंबपिन्स के थ्रू अगेन लगा लें, तो ये इजी टू यूज़ होता है मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए। बुलेटिन बोर्ड की तरफ अगर हम आएँ तो ये एक बहुत अच्छी शेप का बना हुआ बोर्ड होता है जिसमें नोटिस वगैरह लगे हुए होते हैं। जैसे अक्सर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वो मतलब बाहर एक तार सी होती है और अंदर एक बोर्ड लगा होता है, और उसके ऊपर आपने ना मतलब जो भी अपडेट्स होती है ना यूनिवर्सिटी उस पे लगा देती है। अक्सर प्रिंसिपल्स के ऑफिस में भी होता है। अक्सर बुलेटिन बोर्ड जो है ना स्कूल के बाहर गेट के पास भी लगा होता है, तो ये बुलेटिन बोर्ड होते हैं। अच्छा, पेग बोर्ड क्या होते हैं, पेग बोर्ड ऐसा बोर्ड होता है जो कि आयरन का बोर्ड होता है, ठीक है, और उसमें ना इक्वल डिस्टेंस पे ना कुछ होल्स से बने होते हैं, मतलब सुराख बने होते हैं। अब आपने कुछ भी लटकाना है ना तो उन सुराखों में लटका देते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि चाबियां वगैरह ना, छोटे सा बोर्ड होता है उस पर चाबियां वगैरह भी लटकी होती हैं, मतलब ये मैं एग्जाम्पलीफाई कर रही हूँ। असल में तो पैक बोर्ड जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। अच्छा, और एक ना मैग्नेटिक बोर्ड भी होता है,
मैग्नेटिक बोर्ड ये होता है कि वो ना लोहे की बनी हुई शीट होती है उस बोर्ड पे, और जो चीज़ें आपने उसके ऊपर मैग्नेट पे चिपकानी होती है ना मैग्नेटिक बोर्ड पे, उनके पीछे ना एक मकनातीस लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा स्कूल के बच्चों के पास भी होते हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर देते हैं, 200-300 रुपये का बोर्ड मिल जाता है, वाइट कलर का बोर्ड होता है, असल में उसके ऊपर आयरन की शीट लगी होती है और ABC अलिफ बे और 1 2 की ना छोटी छोटी शेप्स बनी होती हैं, उनके पीछे एक छोटा सा मैग्नेट लगा होता है, हम जैसे ही उस पर रखते हैं, बच्चा रखता है तो उसको वो चिपक जाता है। ठीक है, वो हर घर में ही तकरीबन होता है, तो वो है मैग्नेटिक बोर्ड। और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ये जो है एक न्यू चीज़ है, उसमें ये होता है कि ना आप मार्कर यूज़ करते हैं ना पेन यूज़ करते हैं, कुछ भी नहीं यूज़ करते, एक आपके पास सिंपल सा मतलब आप कह सकते हैं कि एक पेन होता है, मैग्नेटिक पेन होता है, और वो बिजली से चलता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, और उस पर कुछ बटन्स वगैरह लगे होते हैं। अच्छा, अब आप उस पर कुछ लिखते हैं पेन से, आप लिख सकते हैं, ठीक है, और आप एक ही बटन दबाते हैं और सब कुछ रेज हो जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड एक और तरह का भी होता है, उस पे आप ना डिफरेंट स्लाइड्स दिखा सकते हैं, मतलब आप अपने कंप्यूटर के साथ उसको अटैच कर लेते हैं, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो कुछ आ रहा होता है ना वो उस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे चल रहा होता है, बिल्कुल टीवी की तरह। वो बहुत ज़रा बड़ा होता है, और मतलब अक्सर ना माइक्रो टीचिंग में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, और बड़ी क्लासेस के लिए साइंस लैब्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस तरह से। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डायमेंशनल एड। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ डायमेंशनल एड्स क्या होती हैं। डायमेंशनल एड्स जो होती हैं ना, ये 3D एड्स होती हैं, जिनमें विड्थ भी होती है, लेंथ भी होती है, और साथ में हाइट भी ऐड होती है। ठीक हो गया। सबसे पहले इसकी जो टाइप है ना डायमेंशनल एड्स की, वो डायग्राम्स हैं। डायग्राम्स आपने देखी हुई होंगी, मतलब हम नोटबुक्स पे भी बनाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि डायग्राम्स को ना चार्ट्स की मदद से कट करके ना, और फिर पीछे ना छोटा सा एक सहारा देके उसको उभरा हुआ लगाया जाता है, मतलब वो इम्बोज्ड नज़र आता है। ठीक है, तो इसलिए ये 3D एड्स में ऐड किया जाता है। अगर हम इसकी नेक्स्ट टाइप देखें ना, मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, आपको पता ही है मॉडल्स क्या होते हैं। अक्सर मॉडल्स बनते हैं जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट का मॉडल, जैसे एक्वेरियम का मॉडल। मतलब अब मैं इसको किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूँ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्मॉलर या लार्जर साइज़ का ना कोई एक कंसेप्ट देने के लिए पूरा एक मॉडल बनाया जाता है, वो स्मॉलर देन द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपनी क्लास में बच्चों को, शहर का स्कूल है और आप गांव का कंसेप्ट देना चाहते हैं, या आप बच्चों को सहरा का कंसेप्ट देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक एसीटेट शीट ले लेंगे जो फ्रिज के ऊपर अक्सर वाइट कलर की लगी होती है। अक्सर हम न्यू मशीनरी खरीदते हैं ना, तो उसके ऊपर वो वाइट कलर की एसीटेट फाइल लगी होती है, तो आप उसको लेंगे, ठीक है, उसको लेके और उसके ऊपर कलर वगैरह करके या चार्ट से उसको डेकोरेट करके, और उसके बाद अगर आप शहर का फॉर एग्जांपल कंसेप्ट दे रहे हैं, तो आप छोटी छोटी फैक्ट्रीज खिलौनों टाइप वो लगा लेंगे, या आप जंगल का कंसेप्ट देना चाह रहे हैं तो आप छोटे छोटे दरख्त लगाएंगे, उसमें जानवर खड़े करेंगे, और इस तरह से, मतलब वो होता है एक मॉडल। अच्छा, मोकअप्स क्या होते हैं। मोकअप्स जो है ना, ये फुल साइज का एक मॉडल होता है, ठीक है, और असल लाइफ को आर्टिफिशियल वे में डिपिक्ट किया गया होता है। ठीक है, एसोसिएटेड डिवाइसेस होती हैं इसमें, और पूरा एक अरेंजमेंट होता है चीज़ों का। ठीक है, वो होते हैं मॉकअप्स। अब इसकी मैं अगर डेली लाइफ एग्जांपल दूँ ना, तो जैसे ट्यूब वेल का कंसेप्ट देना है आपने, तो एक छोटी सी ट्यूब वेल आप बनाते हैं, और वो बिल्कुल उसी तरह फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है जैसे ट्यूब वेल करती है। ये जैसे आप ये दिखाना चाहते हैं कि अब आज से कुछ अर्सा पहले जो है घरों में पंप्स नहीं होते थे, मोटर पंप्स नहीं होते थे पानी के लिए, नलके लगे होते थे, तो आप एक बिल्कुल छोटा सा नलका बना के ना खिलौने टाइप आप बच्चों को दिखाएं, और उसी तरह से उसको, उसका जो हैंडल है उसको दबा के दिखाएं कि इसमें से पानी भी निकलता है। मतलब ये मोकअप्स होते हैं। या आप छोटी सी एक क्रेन बनाना सिखाते हैं बच्चों को, कि ये जो क्रेन होती है ना, ये मतलब डिफरेंट सामान इधर से लेके और उधर पहुंचाने का काम करती है। तो ये मोकअप्स होती हैं। असल में ना मोकअप्स बनाए जाते हैं मशीन की वर्किंग के फंक्शंस को दिखाने के लिए, कि एक मशीन जो है वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं रियालिया की तरफ। रियालिया ये होती है कि आप बच्चों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए रियल लाइफ ऑब्जेक्ट क्लासरूम में ले आएँ, असल चीज़ ही ले आएँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बच्चों को पढ़ाते हैं एप्पल, बेशक वो बुक्स में देखता रहे, लेकिन आप, उससे बेटर है कि आप एक छोटा सा एप्पल उनको सामने दिखा दें। या आप बच्चों को पढ़ाते हैं जी लाइन, ठीक है, और अब असल में लाइन लाना वैसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप मतलब उनको दिखा देते हैं कि बेटा आपने चिड़ियाघर में देखा होगा लाइन। या आप गांव के किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं और आप गग्गा गॉड पढ़ाती हैं बच्चों को, तो कोई कोई एक बच्चा अपने घर से जाके बकरी ही ले आता है, या हैन ले आता है, हाँ हाँ हैन, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा जो है वो हैन ले आता है अपनी क्लास में। या एग पढ़ा रहे हैं आप, तो क्लास में छोटा सा एक एग आप दिखा देते हैं, या किसी के लंच बॉक्स में भी एग होता है बॉइल्ड, तो आप वो दिखा देते हो। तो ये रियलिया की बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, अब आ जाते हैं रेप्लिका की तरफ। रेप्लिका जो होती है ना, वो असल चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी होती है, साइज, हाइट, लेंथ, विड्थ, हर चीज़ में एग्जैक्ट कॉपी होगी। अच्छा, इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ ना,
अक्सर आपने देखा होगा डिफरेंट आउटलेट्स पे हम जाते हैं ना, डिफरेंट ब्रांड्स के आउटलेट्स पे, अगर किसी फॉर एग्जांपल ड्रेस के आउटलेट पे गए हैं तो कुछ डमीज़ लगी होती हैं। वैसे डमी को भी हम कह सकते हैं, डमी अलग से भी एक डायमेंशनल एड्स है, लेकिन वो डमीज़ रेप्लिका की एग्जांपल भी हो सकती हैं कि मतलब आपकी अपनी बॉडी पे वो ड्रेस पहने हुए कैसा लगेगा, आप डमी पे ही पहने हुए उसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं पपेट्स की तरफ। आपको पता ही है पपेट क्या होते हैं। पपेट शोज़ अक्सर स्कूल्स में होते हैं अरेंज, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की ना ये एक कॉपी होती है, रेप्लिका होती है, जिसको एक स्ट्रिंग के साथ कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसको ना हम आम लैंग्वेज में पुतली तमाशा कहते हैं। तो होपफुली अब आपको मतलब क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब आ जाते हैं स्पेसिमन की तरफ। स्पेसिमन जो होता है ना, वो एक नमूना होता है किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का, और रियल चीज़ ये होती है और उसको आर्टिफिशियल वे में मतलब कंजर्व किया गया था। जैसे अक्सर डमीज़ होती हैं म्यूज़ियम में, जैसे फ़िरौन की डम्मी है। जैसे आप बिच्छू का कंसेप्ट देना चाहते हैं बच्चों को, तो असल मतलब एक मरा हुआ जो बिच्छू है ना उसको आप मतलब किसी लिक्विड में आप स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसको महफूज कर लेते हैं साइंस लैब में, कि बच्चे जो हैं अब बिच्छू ढूंढते ना फिरें तो वहीं पे मौजूद होता है। मतलब आप स्नेक बताना चाहते हैं तो मरा हुआ स्नेक जो है आप उसको प्रिजर्व कर लेते हैं केमिकल्स लगा के, तो ये स्पेसिमन होता है। अच्छा अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी एड्स की तरफ। जितनी एड्स आपने अब तक पढ़ी है ना, ये सारी मिलके एक्टिविटी एड्स हैं। सो सिंपल। ठीक है, मतलब आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जब करा रहे हैं तो उसके लिए जितना भी मटेरियल हेल्पफुल उस वक्त प्रूव होगा ना, वो उस वक्त का एक्टिविटी एड का मटेरियल होगा। अच्छा अब एक मॉडर्न टाइप है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, विवेरियम। विवेरियम क्या होता है? विवेरियम होता है एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा एरिया जिसको आप आर्टिफिशियल वे में डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स का एक साइंटिफिक मतलब आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए। जैसे कुछ एनिमल्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं, जानवरों का मस्कन आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल साइंस में, तो आप मतलब आप सहरा के एनिमल्स का पढ़ा रहे हैं, तो सहरा का आप एक पूरा इमेज क्रिएट करके एक छोटा सा मतलब बॉक्स बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, और उसमें रेत डाल के और छोटे छोटे ऊँट और इस तरह की चीज़ें आप उसमें डाल देते हैं। लेकिन होता इस तरह से है कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स लाए जाते हैं इसमें, विवेरियम में कोशिश की जाती है कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स ही हों। वैसे मैंने आपको समझाने के लिए ये कह दिया कि छोटे से बॉक्स में आप इस तरह से चीज़ें अरेंज कर लेते हैं। इसकी ना जब मैं आपको फर्दर 2 टाइप्स है ना वो पढ़ाऊँगी ना, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। विवेरियम की ना 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है टेरेरियम, टेरेरियम, और एक होता है एक्वेरियम। ठीक है, अब एक्वेरियम क्या होता है आप सबको पता होगा कि मतलब एक छोटा सा हमने बॉक्स बनाया होता है, उसमें पानी डाला होता है, उसमें छोटे छोटे हर्ब्स लगाए होते हैं समंदर वाले, और बीच में मछलियाँ तैर रही होती हैं। हमारा यही कंसेप्ट है एक्वेरियम का। लेकिन असल में जो कंसेप्ट है ना एक्वेरियम का, वो ये है कि जो सी के एलिमेंट्स है ना, पानी के में रहने वाले जो जानवर हैं, इक्वेटिक एनिमल्स जिनको कहा जाता है। ठीक है, इक्वेटिक एनिमल्स के लिए ये अरेंज किया जाता है एक्वेरियम। उसमें इक्वेटिक प्लांट्स लगाए जाते हैं, इक्वेटिक एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, अक्सर हम घरों में ना मतलब इसको डेकोरेशन के तौर पे यूज़ करते हैं एक्वेरियम को, लेकिन असल में इसका जो कंसेप्ट है ना वो थोड़ा ब्रॉडर है, थोड़ा लार्जर है। तो एक्वेरियम में हम क्या करते हैं, जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना और इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, सॉरी प्लांट्स होते हैं, उनको रखते हैं। उसका एक मॉडल होता है। और टेरेरियम क्या होता है, टेरेरियम में हम लैंड के प्लांट और एनिमल्स को रखते हैं। सो सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये दिखाना चाहते हैं कि किसी भी गाँव में ना बकरियाँ, ऊँट, मुर्गियाँ ये किस तरह से रहती हैं, तो आप एक छोटा सा मॉडल तैयार कर लेते हैं स्टूडेंट्स को क्लासरूम में दिखाने के लिए, या स्कूल के एक रूम में उसको रेडी कर लेते हैं। तो ये होता है जनाब टेरेरियम। और एक्वेरियम और टेरेरियम दोनों मिल के ना विवेरियम बन जाते हैं। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इतना हार्ड वर्क करने के बाद मेरे ख्याल में मेरा राइट बनता है आप लोगों से लाइक लेना। और मेरे ख्याल में आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, मुझे खुद को बहुत मज़ा आया आप लोगों को ये कंसेप्ट्स क्लियर करवाते हुए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।